हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल के जरिए जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कराई जाती है और साथ ही साथ एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी कराई जा रही है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के बारे में हम लोग देखे थे, समझे थे और उसके बेस पे क्वेश्चन बनाए थे और उसमें जो कंसेप्ट था तो वह थेल्स थ्योरम से रिलेटेड था। लेकिन जो यह हमारा एक्सरसाइज 6.3 है, यह एक नए मोड की तरफ है और इस पे जितने भी क्वेश्चंस है वह एंगल से रिलेटेड है और साथ ही साथ यह समरूपता से रिलेटेड है। समरूपता मतलब सिमिलैरिटी होता है, जिसके बारे में पिछले के वीडियोस में बहुत अच्छे तरह से बेहतर तरीकों से आपको बताया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बिना किसी देरी के कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट हमारा यहाँ से निकल कर आता है उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं समरूपता। अब समरूपता के नियम के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो समरूपता का जो नियम होता है वह बोलता है कि किसी भी त्रिभुज के यानी दो त्रिभुज होंगे, उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? समरूप बोल देते हैं। चाहे तीनों जो उसका कोण है वह बराबर हो जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? तो उसको समरूप बोल देते हैं। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन वह बोलता है कि बताए कि आकृति 6.34, लगभग इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 आकृतियां दी गई हैं और इसमें बताना है कौन सा युग्म, कौन कौन युग्म जो है, कौन कौन युग्म मतलब जोड़ा, यह समरूप है। उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है, यानी किसके वजह से यह समरूप है इसको भी आपको क्या करना है? इंडिकेट कराना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, यानी जो कसौटी का यूज किए हैं उत्तर देने के लिए उसको भी लिखना है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करे। तो यहाँ पे समरूपता का जो सांकेतिक रूप होता है वह ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्या? समरूप बोल देते हैं। और जब यहाँ पे इक्वल के साइन के ऊपर ऐसे साइन लगा देते हैं तो इसको बोल देते हैं सर्वांगसम। इसको बोल देते हैं क्या? समरूप। और इसको क्या बोल देते हैं? सर्वांगसम। समरूप मतलब होता है उसके जैसा दिखना। जैसे घर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें लोग कहते हैं कि इसका जो चेहरा है, उसका शकल है, इसके जो फादर से बिलोंग करता है या इसकी मदर से बिलोंग करता है, या इसके जो फोर फादर यानी पूर्वज थे उससे मिलता है या इनके दादा से मिलता है। तो इसमें वे लोग क्या देखते हैं? एक बच्चे का कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट होता है, पार्टिकुलर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी को वह कंपेयर करके देखते हैं कि जैसे इसका जो नाक है वह बड़ा है तो इसके जो दादा थे उनका भी नाक जो था वह क्या था? बड़ा था। तो वह बोलते हैं कि यह अपने दादा के समरूप है। लेकिन सर्वांगसम कहने का मतलब होता है कि हूबहू हो, साथ ही साथ उसके जितने भी लेंथ होंगे वह सब एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे अगर इस तरह के पेन मार्केट में मिलते होंगे तो इसको बोल देते हैं क्या? तो इसको बोलेंगे यहाँ पे एक जैसे एक पेन है और यह जो है यह दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। दिख रहने का मतलब क्या हुआ? दोनों में ढक्कन लगा हुआ है, दोनों में यहाँ पे रिफिल वगैरह है, दोनों पे यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे बंद किया गया है। दोनों में एक जैसा क्या है? सिमिलरिटी है। लेकिन यह हूबहू तो नहीं है, यानी दोनों का शेप और साइज देखिए तो यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीकों से दिख रहे हैं, एक बड़ा है तो एक छोटा है। तो अगर यहाँ पे यह समरूप में कैसे बोल सकते हैं कि दोनों में ढक्कन लगा है, दोनों में रिफिल लगा है, तो यह क्या है? समरूप है। लेकिन अगर वहीं सर्वांगसम की बात किया जाए तो सर्वांगसम कब होगा? जब इसका ढक्कन इसके ढक्कन के बराबर होगा, इसका रिफिल इसके रिफिल के बराबर होगा, तब वह क्या? जो लिखा हुआ है वो भी लिखा रहना चाहिए, यानी सभी अंग बराबर होना चाहिए। तो उसी को क्या बोल देते हैं? सर्वांगसम बोल देते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे। इसमें पहला का पहला बोला है, इसमें त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी दिया है और एंगल जो ए दिया है वह 60 डिग्री, एंगल बी दिया है 80 डिग्री और सी का वैल्यू दिया है 40 डिग्री। फिर इसी तरह यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज को यहाँ पे बोला गया है पी क्यू आर बोला गया है। P का वैल्यू दिया है 60 डिग्री और Q का वैल्यू दिया है 80 डिग्री और यहाँ पे R का वैल्यू दिया है 40 डिग्री। इसको बताना है कि क्या यह समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समरूपता के लिए अगर एंगल दिया है, अगर कोण दिया है तो कोण से कंपेयर करेंगे, अगर साइड दिया है तो साइड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोण दिया है तो कोण का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कोण A है वह कोण P के बराबर है, कोण B है कोण Q के बराबर है और कोण C है वह कोण R के बराबर है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, समरूप बोल देते हैं। और समरूप के लिए तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, चाहे कम से कम 2 एंगल बराबर होना चाहिए। क्यों, जब मान के चलिए यह 2 एंगल बराबर हो गया, यहाँ पे यह 60 डिग्री और 80 डिग्री यहाँ पे बराबर हो गया यहाँ पे, तो हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे 8 6 14 140 डिग्री और यहाँ पे बचेगा क्या 40 डिग्री और यहाँ पे भी 40 डिग्री। तो यह क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होना लाजमी है, जरूर एकदम हो ही जाएगा, डेफिनेटली है कि यह बराबर होगा। यानी कम से कम 2 भी एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, समरूप बोल देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तथा क्या बोल देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। यानी दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एंगल ए है वह एंगल पी के बराबर है, यानी यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। और एंगल बी जो है वो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, यानी यह कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री। और यहाँ पे एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, यानी यह क्या है, 40 डिग्री। यानी यहाँ पे कम से कम 2 बराबर होना चाहिए, जबकि यह कितना बराबर है, 3 बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह क्या है, समरूप। तो यहाँ पे बोल देंगे इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी यह क्या है, यह समरूप है किसके, तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसको सांकेतिक रूप में लिख दिया गया। अब बोला है कसौटी, तो कसौटी क्या है, तो एंगल एंगल एंगल, यह क्या है, समरूपता है। यानी एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, एंगल 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 समरूपता। और यही क्या हो जाएगा, इसका कसौटी हुआ, यह सांकेतिक रूप हुआ, और यह क्यों हुआ है, यह हुआ। यानी तीनों का जवाब हम लोग एक लाइन में दे सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर, पहला का दूसरा, वह दूसरा कहता है कि यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। जैसे यहाँ पे यह ए बी सी और यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है वह क्या है, पी क्यू और आर। और यहाँ पे जैसे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे BC का वैल्यू दिया है 2.5, यहाँ पे AB का वैल्यू दिया है 2, यहाँ पे क्या दिया है 2, और यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है। थोड़ा इस फिगर को थोड़ा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंड करेंगे, थोड़ा सीधा करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे फिगर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको बताना है कि यह सर्वांगसम है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या दे दिया, भुजा का माप दे दिया गया। तो यहाँ पे यह कहता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो क्रमागत जो भुजाएं होने चाहिए, यानी वह जोड़ा में युग्म जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे पी आर है, अगर हम लोग ए बी का कंपेयर यहाँ पे पी क्यू से करें तो कभी भी यह सर्वांगसम नहीं, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका रेशियो इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 तरह से होता है, भुजा में 3 तरह से होता है।
पहला जो होता है वह बेस होता है, यानी जिसपे त्रिभुज टिका हुआ है, जिसपे त्रिभुज क्या हुआ है, टिका हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो इससे सीधे खड़ा हुआ है या थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है यानी उसको लंब बोल देते हैं, यानी 90 डिग्री पे रहता है तो लंब बोल देते हैं, थोड़ा सा झुका रहता है तो वो ऊपर उठा हुआ है तो ऊर्ध्वाधर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तिरछा है, टेढ़ा, तो उसका वह अलग पेयर होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए बी जो है वह ऊपर उठा हुआ है, तो इसी तरह पी आर भी ऊपर उठा हुआ है, यानी ए बी का रिलेशन किससे आएगा, पी आर से आएगा। जिस पे टिका हुआ है यानी बीसी पे टिका हुआ है तो बीसी का रिलेशन क्यू आर से आएगा, और थोड़ा सा टेढ़ा है तो वह कौन है, एसी है, तो एसी का रिलेशन किससे आएगा, या टेढ़ा में कौन है, पी क्यू है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या होगा, तो ए बी, तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वह ए बी का रिलेशन होगा, वह किससे होगा, तो यहाँ पे ए बी का रिलेशन हम लोग क्यू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वह बेस मान लेंगे, क्यू आर को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, तो ए बी का रिलेशन किससे हो जाएगा, क्यू आर से हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया, 2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे अगर बीसी का रिलेशन देखें तो यह किससे निकल जाएगा, पी आर से निकल जाएगा। फिगर यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अगर बुक में देखेंगे तो उसको और भी क्लियर हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी बट्टा में क्यू आर, बीसी बट्टा में क्यू आर, बीसी का वैल्यू दिया 2.5 और बट्टा में 5, यहाँ से दशमलव आया तो क्या हुआ, 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 1 बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC बाटा में PQ, तो यहाँ पे AC बाटा में PQ बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। यानी देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AB बाटा में QR बराबर है किसके, BC बाटा में, यहाँ पे देखिए QR 2 बार लिख दिए हैं, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, AB बाटा में PR, यहाँ पे P लिखना चाहिए था तो मैं Q लिख दिया हूँ, PR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बाटा में PR बराबर है BC बाटा में QR के, और यह बराबर है AC बाटा में यह PQ के बराबर है। और यह क्यों हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQR के, किससे, तो SSS, यानी यह किससे, तो यह भुजाओं के समानुपाती से हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है, समरूप है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे LM ऐसे है, उसके बाद में क्या है, MP है, यानी LMP, और यहाँ पे L से P को मिलाया गया है। फिर यहाँ पे जो DE है, क्या है, यहाँ से D है और यह क्या है, E है, और यहाँ से F है, क्या है, F, और यहाँ पे जैसे 2.7 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे दिया है 4, 5, 6, और इसको बताना है कि यह समरूप है कि नहीं है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है कि LM का रिलेशन किससे है, तो DE से है, और यहाँ पे LP का रिलेशन किससे है, तो DF से है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ पे DEF में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यहाँ पे क्या हो जाएगा, DEF में, या क्या हो जाएगा, LM बाटा क्या निकालेंगे, DE निकालेंगे, LM बाटा में DE, LM का वैल्यू कितना है, 2.7 बट्टा में क्या हो जाएगा, 4, अगर यहाँ से आएगा तो यह क्या हो जाएगा, 0, यानी यह क्या हो जाएगा, 27 बट्टा में 40, कटेगा नहीं, छोड़ देंगे उसी तरह। फिर यहाँ पे MP बट्टा EF निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, MP बट्टा में यहाँ पे EF, तो यह क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में 5, यहाँ पर यह 2 बट्टा 5 ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे LP बट्टा में क्या हो जाएगा, DF, यानी LP बट्टा में DF बराबर क्या हो जाएगा,
3/6 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 1/में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई रिलेशन किसी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सिंस AB बाटा में या LM, यहाँ पे LM बाटा में DE नहीं बराबर है किसके, तो यहाँ पर MP बाटा में EF के, और यह भी नहीं बराबर है LP बाटा में किसके, तो DF के, ये किसी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो त्रिभुज यहाँ पे ABC है वह नहीं समरूप है किसके, त्रिभुज ABC, बार बार ABC ही लिख देते हैं। त्रिभुज यहाँ पे क्या हो जाएगा LMP समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज DEF के, और यही क्या होगा इसका आंसर हुआ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चौथे नंबर क्वेश्चन में देखें तो चौथा नंबर में एक एंगल दे दिया है और 2 ही भुजा दिया गया है। तो यहाँ पे समरूपता के नियम में यह भी कहता है कि 2 अगर यहाँ पे क्या दिए गए हो, तो 2 यहाँ पे भुजा दिए गए हो और दोनों भुजाओं का अनुपात मिल जाए और दोनों भुजाओं के बीच में जो बना कोण है वह बराबर हो जाए, तो SAS यानी साइड एंगल साइड के वहां पे कसौटी के हिसाब से वह क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे M जो है वह M पे 70 डिग्री का कोण बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N है और यहाँ पे L है, और यहाँ पे MN जो है वो 2.5 दिया गया है और ML जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे PQR है, ये क्या है PQ, और यहाँ पे R है, और Q का वैल्यू दिया है कितना 70 डिग्री, और यहाँ पर देखें तो यह 10 और यहाँ पे क्या दिया है 5। अब देखें यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि किसके साथ किसको यहाँ पे साइड को ले। ML को अगर हम लेते हैं PQ के साथ और यहाँ पे NL को लेते हैं QR के साथ, तो ये रिलेशन कभी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोण के सामने वाला कौन है, NL है, और यहाँ पे कोण के सामने वाला कौन है, तो PR है, यानी NL का रिलेशन किसके साथ होगा, PR के साथ होगा। अब देखिए कोण से जो सटा हुआ है वह कोण से सटा हुआ जो यह सबसे छोटा भुजा है वह ML है, MN है, यानी सेकेंड नंबर यह साइड हो गया। तो यह किसके साथ रिलेशन में आएगा, तो यह रिलेशन में आएगा PQ के साथ। किसके साथ आएगा, तो PQ के साथ। फिर यहाँ पे जो बेस है यानी बेस यहाँ पे जो QR है वह QR किसके साथ जाएगा, तो वह जाएगा ML के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे इसको ये थर्ड साइड बोल देंगे। तो यहाँ पर जो इसके साथ जो रिलेशन है, और देखिए दोनों के बीच जो एंगल है वह कितना है 70 डिग्री, दोनों के बीच का जो एंगल है वह कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ से इस रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या होगा, MN का रिलेशन है MN बाटा में, या MN सेकेंड नंबर साइड है, सेकेंड का साइड PQ के साथ है, तो यहाँ पे MN बाटा में क्या जगह PQ, MN का वैल्यू दिया है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर दशमलव हटाते तो यहाँ पे आता है 0, और यहाँ पे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ML का रिलेशन यहाँ पे QR से है, यानी यहाँ पे ML बाटा में QR बराबर क्या हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। देख रहे हैं कि दोनों क्या है, भुजाएं समानुपाती है। इसके अलावा इस दोनों भुजाओं से घिरा हुआ जो कोण है वह भी बराबर है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि MN बाटा में PQ बराबर है ML बाटा में QR के, साथ ही साथ यहाँ पे जो कोण यहाँ पे M है वह भी बराबर है कोण Q के, यानी वैल्यू कितना है 70 डिग्री है। तो इसके हिसाब से यह जो त्रिभुज MNL है वह समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। क्यों, तो SAS यानी साइड एंगल साइड कसौटी से यह क्या हुआ, समरूप हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में उसी तरह सेम क्वेश्चन दिया गया है एंगल के साथ, यानी यहाँ पे साइड एंगल, साइड की कसौटी अगर पूरा करेगा तो यह ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। यहाँ पे जैसे देखें तो यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, जैसे ए बी, और यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया है, या 3 दिया है, 2.5 दिया है। यहाँ पे एंगल जो दिया है 80 डिग्री दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। फिर यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, जैसे ऐसे और ऐसे, और फिर यहाँ से यह क्या है, ई है, एफ है, और यहाँ पे डी है, यह 5 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 80 डिग्री है। यहाँ पे देखें 80 डिग्री से यहाँ पे जुड़ा हुआ जो है वही जुड़ा है किससे, तो 80 डिग्री से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यह छोटा सा जो है वो 5 यानी डीएफ जो जुड़ा हुआ है वह किसके जैसा जुड़ा हुआ है, ए बी के जैसा। और इससे जो यहाँ पे देखें तो यह जो एंगल के सामने है वह एंगल के सामने कौन है, तो यहाँ पे 3 दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है, जबकि यहाँ पे एंगल के सामने कुछ नहीं दिया है। और यहाँ पर देखें तो एंगल से सटा हुआ यहाँ पे 6 है, और एंगल से सटा हुआ यहाँ पे क्या है, 2.5 है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन यह आपको बताता है आंसर में कि यह समरूप है, तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे 3 दिया है, यह यहाँ पे साइड यहाँ पे देना चाहिए था। यानी अगर यह मिस प्रिंटिंग हो गया होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। क्यों, अगर यहाँ पे जैसे देखें तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे न ए बी का रिलेशन किसी से नहीं बन पाएगा, और यहाँ पे जो एंगल के सामने का कोण भुजा है यानी बी सी, वह बी सी का रिलेशन यहाँ पे इसके साथ बनेगा। यानी अगर निकालने की भी कोशिश करेंगे, यानी बी सी और बाटा यहाँ पे जो डी ई है, अगर निकालने की भी कोशिश करेंगे तो बी सी का वैल्यू तो यहाँ पे 3 दिया था, अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो यह BC का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन DE का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है रिलेशन। तो इसीलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आंसर में आपको दिया है समरूप है, तो यहाँ पे इसको मिस प्रिंटिंग के चलते यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए बी का रिलेशन है वह किसके साथ हो जाएगा, डीएफ के साथ हो जाएगा, और जो ईएफ का रिलेशन है वह एसी के साथ हो जाएगा। और यह साथ ही साथ आंसर में यह भी दिया होगा कि यह समरूप है। तो यह क्यों समरूप है, क्योंकि यहाँ पे जो समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग है। अगर समरूप है तो इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सही किए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही रिलेशन आता है तो आप ऐसे करके बना दीजिएगा, लिखिएगा कि यहाँ पे जो डीई है वह डीई का वैल्यू क्या है, या यहाँ पे दिया नहीं है, यानी प्रमाणित नहीं है। तो यहाँ पे इससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, यहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है कि यह समरूप है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीई का वैल्यू अगर मान के चलिए आप लोग बोल दिए कि यह समरूप नहीं है, लेकिन डीई का वैल्यू दे दिया 3 बटा, यहाँ पे जैसे 3/6 दे दिया, और यहाँ पे आगे चल के एसी का जो वैल्यू है और डीई का वैल्यू भी यह 4/8 दे दिया, तो यह इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अगर इसका कंपेयर करें तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 8 दे दे, तो 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2.5 और 5 का कंपेयर करेंगे तो 1/2 आ गया यहाँ पे। तो यानी अगर यह दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वह डाटा क्या है, वह यहाँ पे पूरी तरह से फुलफिल नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो यहाँ पर ए बी का जो रिलेशन होगा वह किसके साथ होगा, तो यह डी एफ के साथ होगा। अब देखिए, समरूप प्रूफ करने के लिए, समरूप बनाने के लिए आपको कभी भी जबरदस्ती किसी के साथ किसी का रिलेशन बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिगर को देखिएगा तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे डी एफ है, वह आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जरूर यह क्या है, एक दूसरे से रिलेशन में है ही। तो यहाँ पर देखिए, तो
यह रिलेशन को अगर सॉल्व करना चाहें तो यह कैसे होगा, तो यह 3 जो यहाँ पे दिया है उस 3 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए बी का जो वैल्यू दिया है वह 2.5 और डीएफ का जो वैल्यू दिया है वह 5 दिया है। यहाँ से हटा तो यह 0 आएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 1/2 हुआ। अब निकालेंगे हम लोग एसी बाटा में क्या, ईएफ, यानी एसी बाटा में ईएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 यानी 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया। दोनों भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बाटा में डी एफ वह बराबर है ए सी बाटा में ई एफ के, साथ ही साथ जो एंगल ए है वह बराबर है एंगल किसके, एफ के, यानी 80 डिग्री के है। तो यहाँ पे बोल देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ के साइड एंगल साइड के, और यह क्या होगा, प्रूफ हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल ई है वह 80 डिग्री है, और यहाँ से आता हुआ यह जो एंगल है वह 70 डिग्री है, और यह डी है और यह क्या है, एफ है। और यहाँ पे जैसे देखे एफ का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यह है पी क्यू और आर है, और यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है 80 डिग्री और यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे P का वैल्यू नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों से इसका किसी में से एक का पूरा एंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों के युग्म से। ए का वैल्यू यहाँ पे जैसे देखिए एबीसीडी तो दिया ही नहीं है, बार बार हम एबीसीडी ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीईएफ। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल एफ। डी का वैल्यू दिया है वह 70 डिग्री, जोड़ ई का वैल्यू दिया है 80 डिग्री, जोड़ एफ का वैल्यू दिया ही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एफ बराबर हो जाएगा एंगल 180 डिग्री माइनस 8 7 15 यानी 150 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, यानी एंगल एफ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल नजर आएगा हम लोग दो भी एंगल को बराबर करके यहाँ पे समरूपता प्रूफ कर सकते हैं। इसको मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ तथा किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे कि एंगल जो ई है वह एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के, यानी 80 डिग्री के, और एंगल एफ बराबर है एंगल आर के, यानी यह है 30 डिग्री के। दो एंगल बराबर है, समरूप बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज डी एफ है वह क्या है, समरूप है त्रिभुज पी यहाँ पे पी क्यू आर के एंगल से, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हो पाया उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश किया। इसमें थोड़ा बोलने में जो त्रुटि हुई होगी उसको आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस था वो मिसप्रिंटिंग था, इसीलिए आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन उसको फिर से अगर दोबारा देखिएगा तो आप क्लियर हो सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट है वह मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट होंगे मैं उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ एक लाइक कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।